चिल्ड्रन, आज का सुविचार कठिन परिश्रम, निरंतर कार्य क्षमता में वृद्धि और सहयोगी स्वभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को परिपक्व बनाता है। अतः आप भी निरंतर प्रयत्नशील रहिए, कठिन परिश्रम कीजिए, अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाइए और मन में सहयोग की भावना रखिए। तो प्यारे बच्चों, इसी सुविचार के साथ आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अध्याय में संविधान क्यों और कैसे। संविधान के बारे में बताने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में संविधान क्या है। संविधान किसी भी राज्य और समाज का आईना है और आत्मा भी है, क्योंकि इसी के द्वारा हम राज्य और शासन के रंग रूप के बारे में जानते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें राज्य में सरकार और उसके नागरिकों के मध्य परस्पर संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। संविधान के बिना कोई भी राज्य या देश चल पाना संभव नहीं है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी राज्य या देश की पहली आवश्यकता है गतिमान संविधान। तो बच्चों, हम संविधान के अर्थ के बारे में जानेंगे। संविधान के दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक संकुचित अर्थ होता है और व्यापक अर्थ होता है। संकुचित अर्थ देखिए, संविधान का आशय उस नियमावली से है जो एक या अनेक प्रपत्रों में लिखित होती है। दूसरे शब्दों में समझें कि संविधान वह होता है जो नियम और कानूनों का संग्रह, वह नियम और कानूनों का संग्रह जब एक प्रपत्र में लिख दिया जाता है तो वह संविधान बन जाता है और इसी नियम कानून के आधार पर कोई भी राज्य या देश संचालित होता है। व्यापक अर्थ है इसका प्रयोग किसी देश की शासन पद्धति का स्वरूप बताने के लिए किया जाता है। इसमें लिखित नियमों के अतिरिक्त अलिखित नियम तथा रीति रिवाज, परंपराएं आदि भी सम्मिलित है। व्यापक अर्थ में बताया जा रहा है कि संविधान किसी भी देश की शासन पद्धति होती है, मतलब कि किस शासन पद्धति के द्वारा देश चल रहा है वह किस पर निर्भर करती है, संविधान पर। और जो नियम कानून लिखित होते हैं उसके अलावा कुछ और भी जो नियम कानून, रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं जो कि संविधान के अंतर्गत आती हैं। संविधान की परिभाषा, वैसे तो कई विचारकों ने अपने अपने मत के आधार पर संविधान को परिभाषित किया है, पर आज हम जानेंगे जेम्स ब्राइस की परिभाषा। संविधान ऐसे निश्चित नियमों का समूह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है। जेम्स ब्राइस का कहना है कि सरकार नियम और कानूनों का पुलिंदा होता है और उन्हीं नियम कानूनों के आधार पर सरकार अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है, अपने कार्यों को प्रतिपादित करती है। हरमन माइने कहते हैं संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक आधारभूत संस्थाएं जो होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं, उनकी व्यवस्था कौन करती है, संविधान करता है। उनकी व्यवस्था किस पर निर्भर होती है, संविधान पर। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है जानेंगे। पहला है सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार के प्रति मनुष्य को संरक्षण। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि संविधान नियम और कानूनों का संग्रह है और उन नियम कानूनों का पालन करना जनता का एवं सरकार का दोनों का कर्तव्य है। सरकार की शक्तियों पर संविधान का नियंत्रण होता है और जिन देशों में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था होती है, और ये न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित होता है, संविधान पर। जैसा कि देखा जाता है कि कभी कभी सरकार मनमाने ढंग से कार्य करने लगती है, अपने अलग से नियम कानून बनाने लगती है, ऐसे नियम कानून, ऐसी विधि जिनका उल्लेख संविधान में भी नहीं होता और वे जनमानस के हित में भी नहीं होती। अर्थात जनता को भी उन नियम का, उन कानूनों का, उन योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिलता। तो जो न्यायालय होता है वो ऐसे नियम कानून जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है उन्हें अवैध घोषित कर देती है और उन नियम कानूनों से जनता की रक्षा करती है।
के लिए कार्य करना। इसलिए कभी भी सरकार को निरंकुश शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीमित सरकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है। चूंकि सरकार की शक्तियों पर संविधान का नियंत्रण होता है, इसलिए सरकार कभी भी निरंकुश शासन नहीं करती। राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का क्रमिक विकास होता है, और वह क्रमिक विकास व्यवस्थित भी हो सकता है और अव्यवस्थित भी। तो संविधान का यह कार्य होता है कि वह इस बात पर निगरानी रखे कि जो राजनीतिक व्यवस्था का विकास हो रहा है वह उन नियमों के आधार पर हो रहा है जो संविधान में लिखित है, या ऐसे नियमों के आधार पर हो रहा है जो संविधान में लिखित नहीं है। यदि जो राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति हो रही है, उसका विकास हो रहा है, यदि वह संविधान में लिखे नियम कानूनों के आधार पर हो रहा है तो उचित है, अन्यथा उसमें रोक लगाए। सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। हमेशा सामाजिक व्यवस्था का निरंतर विकास होता है। सामाजिक व्यवस्था सदैव विकासमान होती है, गतिशील होती है। तो संविधान इन बातों पर ध्यान देता है, इन बातों को समझता है कि जो विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, वह उन नियमों के आधार पर होना चाहिए, वह उस दिशा में होना चाहिए जो कि संविधान में उल्लिखित है। और ऐसी दिशा या ऐसे नियम जो संविधान में उल्लिखित नहीं है और सामाजिक विकास उस दिशा में हो रहा है, तो उसे अनुचित सिद्ध कर हम दिशा का जो विकास है उसकी दिशा को परिवर्तित करना। सभा का गठन। भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया, और इस संविधान सभा का जो निर्माण था वह ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि एवं भारत के आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बीच आपसी परस्पर सहमति के द्वारा किया गया। और जो संविधान सभा का आधार था वह सन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। तो आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना इस प्रकार है। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए जाए। सबसे पहली योजना में ये बताया गया कि जितनी भी भारत में देशी रियासतें हैं, जितने भी प्रांत हैं, उनकी जितनी जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उन्हें स्थान बांटे जाएंगे। प्रत्येक आवंटित स्थान को 3 समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में विभाजित किया जाए। जो आवंटित स्थान है उनको 3 समुदायों में मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन तीनों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यवस्थापिका के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाना था। और क्या बताया गया कि जो प्रत्येक समुदाय से सदस्य आएंगे उनको व्यवस्थापिका के लिए अपने सदस्यों का चुनाव करवाना है, और जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई सन 1946 में संपन्न हुआ। इस संविधान सभा में तीव्र बुद्धिमत्ता वाले कुशल व्यक्तित्व के धनी लोग थे, जैसे उनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लादी कृष्णमूर्ति अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया, B.R. अम्बेडकर, K.T. शाह, S. राधाकृष्णन, फ्रैंक एंटनी, सरोजनी नायडू, अमृत कौर, और इसके अतिरिक्त संविधान सभा के जो सलाहकार थे B.N. राव, उनका नाम भी उल्लेखनीय है। इस प्रकार इन महान लोगों से मिलकर बनी संविधान सभा। अब हम जानेंगे प्रारूप समिति। संविधान निर्माण का कार्य सुगम न होने के कारण उसे सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई। जैसा कि हम भी जानते हैं, हम भी इस विषय में विचार कर सकते हैं कि संविधान का जो निर्माण कार्य था वो कितना कठिन, कितना जटिल
विकास हो सके, उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले, ऐसे नियम कानून जो उनके हित में हो। ये कार्य इतना कठिन होता है, तो आप समझिए कि पूरे संपूर्ण देश के लिए, पूरी जनता के लिए नियम कानून बनाना, सबके हितों में ध्यान, सबके हितों का ध्यान रखना, सबके अधिकारों के बारे में सोचना, सबको समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा सोचना कितना कठिन है, कितना जटिल कार्य है। तो इस कठिन और जटिल कार्य को थोड़ा आसान बनाने के लिए, थोड़ा सुगम बनाने के लिए इस संविधान निर्मात्री सभा ने अलग अलग समितियों का निर्माण कर दिया। वे समितियां हैं प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, कार्य समिति, संचालन समिति, संविधान समिति एवं संघ समिति। इन सभी समितियों को अलग अलग कार्य सौंप दिए गए और इन सभी समितियों ने अपनी योग्यता के अनुसार निश्चित समय सीमा में अपने सुझाव और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और इन प्रतिवेदन एवं सुझावों के अनुसार संविधान को अंतिम स्वरूप देने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया और इन समितियों के द्वारा जो सुझाव और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए उनको सुनने के लिए, समझने के लिए, उसमें मनन चिंतन करने के बाद जो संविधान का अंतिम स्वरूप देने का कार्य था उसको करने के लिए एक नई समिति का निर्माण हुआ जिसका नाम था प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का निर्माण 20वीं शताब्दी में भारत में होने वाली सभी राजनीतिक घटनाओं में प्रमुख घटना थी भारत के संविधान का निर्माण करना और संविधान निर्माताओं ने इस कठिन कार्य को लगभग 3 वर्षों में अपनी कठिन परिश्रम और लगनशीलता के साथ पूर्ण किया। संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर सन 1946 को प्रारंभ हुआ। जो संविधान निर्माण का कार्य था वो अत्यंत जटिल था, इसलिए संविधान निर्मात्री सभा ने उस समय एक बड़ा ही सुंदर विवेकपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने संविधान में हम भारत के लोग वाक्यांश को जोड़ दिया। इस वाक्यांश का आशय है कि भारत में रहने वाली जनता में कई प्रकार की विभिन्नताएं विद्यमान हैं, जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, रंग, रूप, भाषा, इस प्रकार की कई विभिन्नताएं हैं। वरन इन विभिन्नताओं के हमारे देश में सदैव अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं और ये जो सांस्कृतिक एकता है वो सभी विभिन्नताओं को एक सूत्र में बांधकर रखती है। और संविधान जो है वो एक आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित प्रतिनिधिकारी संस्था थी, इसलिए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो संविधान का निर्माण किया जाना है वो किसके लिए किया जाना है, भारत देश के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। इसलिए संविधान निर्माण का कार्य कौन करेगा, भारत के लोग ही करेंगे, ऐसा निर्णय लिया जाना था। हमें भारत के संविधान के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें उन परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए जो उस समय राजनीतिक परिवेश में विद्यमान थी। तो आइए जानते हैं कुछ परिस्थितियों के बारे में। बीबी तारिक ने अपनी पुस्तक भारतीय शासन और राजनीति में 6 परिस्थितियों का उल्लेख किया है। बीबी तारिक ने अपनी पुस्तक शासन और राजनीति में 6 ऐसी परिस्थितियां बताई हैं जो उस समय राजनीतिक परिवेश में विद्यमान थी। तो पहली जो स्थिति थी, संविधान निर्माताओं को ऐसे देश के लिए संविधान का निर्माण करना था जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ी समस्या देश की एकता व अखंडता थी। बिल्कुल सही, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही भारत और भारत देश के लिए संविधान का निर्माण करना अत्यंत ही कठिन कार्य था और जो उस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 36 करोड़ थी और विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं भारत में विद्यमान थी। जाति, धर्म, वंश, रंग, रूप, भाषा, क्षेत्रवाद, संप्रदाय, इस प्रकार की बहुत सारी विभिन्नताएं विद्यमान थी। इन सभी विद्यमान विभिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए
उन्हें संविधान का निर्माण करना था। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी समस्या थी, वह थी देश की एकता व अखंडता। संविधान निर्माण के कार्य में उन्हें इतना ध्यान रखकर काम करना था कि देश की एकता व अखंडता भी प्रभावित न हो। दूसरी परिस्थिति थी, देश के विभाजन के बावजूद सांप्रदायिकता का अंत नहीं हुआ। देश का विभाजन हो गया, देश दो टुकड़ों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और उस समय देश में लगभग केवल 10% ही मुस्लिम बचे हुए थे और जो बड़े बड़े नेता थे और नेतृत्व करता थे वे सभी पाकिस्तान जा चुके थे। इसलिए मुस्लिमों की निराशाजनक स्थिति थी नेतृत्व के अभाव में। कोई कुशल नेतृत्वकर्ता उस समय उनके पास नहीं था। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को भी बनाए रखना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए जो संविधान सभा का निर्माण करने वाले सदस्य थे, उन्होंने सभी समूहों को उनकी भाषा, लिपि और उनकी संस्कृतियों को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी थी उन समूहों को दे दी कि भाई आप लोग अपनी अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित रखिए, उसे संभालिए। संविधान निर्माताओं के समक्ष पिछड़े वर्गों, जनजातियों और आदिम कबीलों के शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान का प्रश्न था। तो संविधान निर्माताओं के समक्ष एक यह भी बड़ी चुनौती थी, एक यह भी समस्या थी कि जो देश के पिछड़े वर्ग हैं, जनजातियां हैं, आदिम कबीले हैं, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी विकास के अवसर रखे जाएं। नए संविधान में उनके लिए चौतरफा विकास हो, उनके व्यक्तित्व का विकास आगे बढ़ सके, वे अच्छे अवसर प्राप्त कर सके, इस बात का भी संविधान में ध्यान रखा जाना जरूरी था। सन 1945 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में देशी रियासतों के संबंध में बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा करती थी। वैज्ञानिक रूप से ये रियासतें भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिलने के लिए स्वतंत्र थी। सन 1945 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये बोल दिया गया था कि जो देशी रियासतें हैं, जिनके स्वयं के शासक हैं, वे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मनचाहे देश में अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं और या चाहें तो वे अपनी रियासत को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। तो यह भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ऐसा होने से देश की राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो रही थी। लोकतंत्र की स्थापना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुष्ट करने की भी समस्या थी। निर्माताओं के सामने, संविधान निर्माताओं के समक्ष लोकतंत्र की स्थापना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुष्ट करने की भी समस्या थी। और सबसे बड़ी यह समस्या थी कि भारत को नया भारत कैसे बनाया जाए। भारत की महत्वपूर्ण समस्या भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, इसको कैसे दूर किया जाए। ऐसे कौन से नियम कानूनों का निर्माण किया जाए जिनसे ये बड़ी बड़ी समस्याओं से भारत को निजात मिले। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था कि जो संविधान सभा है वह एक ऐसे संविधान का निर्माण करके देगी जिससे प्रत्येक भारतवासी को सच में आज़ादी प्राप्त होगी। क्योंकि भारतवासी क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं, अपनी आर्थिक तंगी से दूर होना चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें नया संविधान उन्हें देगा। तो जो संविधान सभा थी, उनको संविधान बनाते समय इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सभी समस्याओं से जूझने के बाद भी उन्होंने एक अच्छा संविधान बनाया भारत देश के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रत्येक संविधान का अपना एक निश्चित दर्शन होता है जो उसके आदर्शों की चर्चा करता है। और लिखित संविधान में प्रस्तावना ही है जो संविधान में विद्यमान दर्शन से अवगत कराती है। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रस्तावना क्या है। तो बच्चों, भारतीय संविधान में मूल आदर्शों को
प्रस्तावना के माध्यम से समाहित किया गया है। महत्वपूर्ण आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है और ये मूल आदर्श संविधान में उल्लेखित शब्दों के द्वारा बताए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि प्रस्तावना शब्द संविधान में आया कैसे? तो सर्वप्रथम जो प्रस्तावना शब्द है उसका प्रकटीकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। आइए हम देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन होती है। यह संविधान का सबसे बहुमूल्य अंग है। यह संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का बहुमूल्य अंग बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही इतने विस्तृत संविधान को संक्षिप्त रूप देकर उसके मूल आदर्शों को संविधान में समाहित किया गया है। यह संविधान में लगाया गया एक रत्न है और यह भी कहा जाता है कि यह सर्वोत्कृष्ट काव्य है। यह अपने आप में परिपूर्ण है। प्रस्तावना एक ऐसी कसौटी है जिसके माध्यम से संविधान के महत्व का आकलन किया जाता है, संविधान के महत्व को समझा जाता है। प्रस्तावना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या निम्नवत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिए गए हैं, जैसे हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से आशय है कि इस संविधान का निर्माण भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए ही किया गया है और इसका निर्माण भारत के नागरिकों ने ही किया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे आशय है कि भारत के लोगों को बाह्य और आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता है। उन पर किसी भी प्रकार का, किसी का कोई हस्तक्षेप या दबाव नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व व समान सम्मान दिया जाता है। समाजवादी, भारत एक समाजवादी राज्य, समाजवादी समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। लोकतांत्रिक, भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बताया गया है संविधान में और यह भी बताया गया है कि यहाँ पर न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था है वरन लोकतांत्रिक जीवन शैली भी है। न्याय को विशेष स्थान दिया गया है संविधान में और प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय वितरित किए गए हैं। स्वतंत्रता को एक विशेष स्थान संविधान में प्राप्त है और यह भी विवरण किया गया है कि स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है और बिना स्वतंत्रता के मनुष्य अपना चौतरफा विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार के बहुत से शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है और इन्हीं शब्दों के द्वारा जो भारत का संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको महत्व दिया जाता है, उसे महत्वपूर्ण बनाया जाता है। भारत के संविधान की विशेषताएं। किसी भी देश का संविधान उस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इसी कारण प्रत्येक संविधान की कुछ विशिष्ट स्वरूप होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसा कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के विषय में अपने विचार व्यक्त किए, जो इस प्रकार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यदि किसी भी देश के संविधान का निर्माण जनमानस की आकांक्षाओं के स्वरूप नहीं हुआ है तो वह संविधान
खोखला संविधान है। दूसरे शब्दों में समझें तो उनका कहना है कि किसी भी देश के संविधान में यदि जनता की इच्छा को ध्यान में नहीं रखा गया है, जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से उस संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसा संविधान खोखला संविधान होता है। और ऐसा खोखला संविधान उस संबंधित देश को पीछे की ओर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम जाने भारत के संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है, क्योंकि इस संविधान का निर्माण एक गठित संविधान सभा के द्वारा पूरे मनन चिंतन के साथ, पूरी सोच समझ के साथ, प्रत्येक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि वर्तमान में ही देखें, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में मात्र 153 अनुच्छेद हैं। तो इसको समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में भारत का संविधान एक विशाल संविधान है। विस्तृत एवं व्यापक संविधान। भारत का संविधान विस्तृत एवं व्यापक है, फैला हुआ है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, विभिन्न संप्रदायों, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृतियों वाले लोगों का निवास रहता है। और इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे इस देश में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। और जो सांस्कृतिक एकता है वो सभी विभिन्नताओं को एक सूत्र में बांधकर रखती है। तो इस अनेकता में एकता का जो दृढ़ संकल्प है, इसको मजबूत बनाने के लिए संविधान में इसकी व्यापक व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का संविधान। भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं और जनता इन्हीं मौलिक अधिकारों का उपयोग कर अपने लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, अपने व्यक्तित्व का चौतरफा विकास करती है। और इन अधिकारों का जो संरक्षण करता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसी प्रकार संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों का भी विवरण किया गया है जो जनता को दिए जाते हैं। संसदीय प्रणाली। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है और इस संसदीय प्रणाली का अर्थ है कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यह उत्तरदायित्व की भावना सामूहिक रूप से होती है। जैसे कि संसद में यदि निचले और प्रिय सदन में मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के प्रति यदि अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त किया जाता है तो उस मंत्री के साथ साथ पूरे मंत्री परिषद के सदस्यों को भी इस्तीफा देना पड़ता है। पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान में पंथ निरपेक्षता को विशेष स्थान दिया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म और पंथ को भी सम्मान देना। जिस प्रकार हम अपने धर्म और अपने पंथ को महत्व देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी भेदभावों को भूलकर जाति, धर्म, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृतियां, इन सभी को नजरअंदाज कर हमें दूसरे धर्म को, दूसरे पंथ को भी उतना ही सम्मान करना है और उतना ही महत्व देना है। स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना तो की ही गई है,
साथ ही साथ न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन को भी महत्व दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है और यह नागरिकों के कर्तव्यों एवं अधिकारों का भी संरक्षण करता है। साथ ही साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है वह केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उनके विवादों के मध्य मध्यस्थता का कार्य भी करता है। और संविधान सभा के सदस्यों का कहना था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का संरक्षण करने के साथ साथ जो राज्य और केंद्र हैं उनके लिए भी सीमा को परिसीमित करे। संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था का विवरण दिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य ये दोनों को शासन करने के लिए अपनी अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं, अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं और उन्हीं शक्तियों और अधिकारों के आधार पर केंद्र और राज्य के जो सरकारें होती हैं वे शासन करती हैं। इसी प्रकार संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है क्योंकि भारत का संविधान विशाल है, बहुत बड़ा है और उसमें छोटी छोटी सी बातों का ध्यान दिया गया है। तो इन्हीं विशेषताओं के साथ कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। उन जो विशेषताएं हैं अन्य विशेषताओं में संकट काल की स्थिति में विशेष उपबंध। भारत के संविधान में संकटकालीन अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं, कुछ उपबंध दिए गए हैं। वंचित वर्ग हेतु विशेष व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए अलग से इसमें अलग प्रावधान दिए गए हैं जिसमें इनकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा है उसका विकास हो सके और वे बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। विश्व शांति का समर्थन। संविधान में विश्व शांति को समर्थन दिया गया है कि सबसे पहले किसी भी कठिन परिस्थिति में यदि कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है या हमारे देश के ऊपर दबाव बनाता है तो भारत देश कभी भी युद्ध की पहल नहीं करेगा। सबसे पहले वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के बारे में विचार विमर्श करेगा और किसी भी प्रकार का दबाव दूसरे किसी देश में नहीं बनाएगा। इस प्रकार भारत की संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो मैंने आपको समझाई। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन का अर्थ होता है सुधार करना या परिवर्तन करना। तो हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है। भारतीय संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। संविधान के 20वें भाग में संशोधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 68 में संविधान संशोधन की दृष्टि में संविधान के उपबंधों को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 68 में कुछ उपबंध बताए गए हैं, उसके आधार पर संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है। वे उपबंध इस प्रकार हैं। वे उपबंध जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। ऐसे उपबंध जिसमें संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे किसी राज्य की सीमा या राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य में दूसरे सदन का निर्माण करना है या उसे हटाना है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का गठन करना है। ऐसे उपबंधों के लिए संसद को केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और इस साधारण बहुमत के आधार पर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा, वे उपबंध जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ उपबंध ऐसे होते हैं जिनमें साधारण बहुमत नहीं चलता, विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशिष्ट बहुमत से आशय है कि
संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इस विधेयक को दोनों सदनों का पारित करना अनिवार्य है। यदि इस विधेयक को एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन ने पारित नहीं किया, तो जो ये संविधान संशोधन विधेयक है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में 103 बार संशोधन हो चुके हैं और भारत के संविधान का लगभग 20% भाग संशोधित हो चुका है। तो हमारा आज संविधान क्यों और कैसे अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैंने इस अध्याय में आपको संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान सभा का निर्माण, प्रारूप समिति का निर्माण, संविधान का गठन, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं एवं संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यह भी आशा करती हूँ कि आप इस विषय को, इस संविधान क्यों और कैसे अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसमें मनन चिंतन करेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आप खुश रहें।